अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आज है जी संडे का दिन, इतवार का दिन। तो आपका इतवार का दिन बहुत खूबसूरत दिन हो, क्योंकि ये दिन होता है फैमिली के साथ आप अपना ये दिन गुजारते हैं और ये दिन बड़ा खूबसूरत होता है और उन लोगों के लिए ज़्यादा खूबसूरत होता है जो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को टाइम दें। तो अगर आपने अपने दिन को खूबसूरत बनाना है तो संडे वाले दिन कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ रहें, अपनी फैमिली को टाइम दें, ताकि वो भी आपसे खुश हों और आप भी उनसे खुश हों और आने वाली ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरे। अच्छा जी, आपने देखा होगा स्टार्ट में मैं जब भी आती हूँ ऑन एयर तो मैं दुआ ज़रूर देती हूँ। तो हमेशा एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें कि कभी भी अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे या किसी को दुआ देंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। आप कभी भी दूसरों के लिए गलत ना सोचें, नेगेटिव उनके लिए कोई भी चीज़ ना करें, क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ गलत करते हैं या सोचते हैं या बोलते हैं तो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं, आपको लोगों से वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए पॉजिटिव बोलें, अच्छा बोलें, लोगों के लिए अच्छी सोच रखें तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत भरपूर अच्छी हो जाएगी और आपके मामलात बहुत आसान हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी, उसी के साथ साथ आज सब कह रहे होंगे ये बड़ा बलूची ड्रेस पहन के आज एनी बैठी हुई है जी। आज कोई कल्चर डे, बलूच डे नहीं है, पर मुझे बलूची ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है और पाकिस्तान में मैं रहती हूँ तो जो हमारे सूबे हैं उनकी जो सकाफ़त है, उनके जो ड्रेसेस हैं, मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे ये जो है उनके जो ड्रेसेस हैं बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये ड्रेस पहन के बैठने का मकसद ये है कि हम सब एक हैं। चाहे मैं कराची में हूँ, कराची में रहती हूँ, सिंध से ताल्लुक़ है मेरा, पर मेरे दिल में मोहब्बत हमारे सूबों के लिए, उनके वहाँ रहने वालों के लिए, वो जो भी ज़ुबान बोलते हैं, चाहे वो सिंधी बोले, बलूची बोले, पश्तो बोले, पंजाबी बोले, पर हम सब एक हैं और हमारी मोहब्बत इसी तरह कायम रहेगी इंशाल्लाह। और कहते हैं ना कि जब फूल एक होता है तो वो इतनी खुशबू नहीं होती, जब ये पूरा गुलदस्ता बनता है तो वो महकता भी बहुत ज़बरदस्त है और इसके साथ कलरफुल बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी तरह ये सारे सूबे जब मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है, तो वो इसी तरह महकता भी है, खूबसूरत भी लगता है और ताकतवर भी होता है। तो अल्लाह इसी तरह हमारे पाकिस्तान को तरक्की भी दे और इसी तरह हमारा पाकिस्तान जो है उसकी इज़्ज़त कायम रहे। और हमारी हर इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए अपनी तरफ से जो हिस्सा डाल सकता है वो ज़रूर डाले। ठीक है जी, इसी के साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी अपने शो पे वेलकम करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। उनको मैं सबसे पहले जो हमारे शो पे मौजूद है एडवोकेट निसार अहमद चांडियो साहब, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे साथ हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अख्तर अराई, सदर ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन सिंध, उनको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताएं, ये जो हालिया असातिज़ा के टेस्ट हुए हैं और इसमें इतने ज़्यादा जो फ़ेल हुए हैं, ये फ़ेल होने का असबाब क्या है? मतलब क्या वजह हो सकती है कि असातिज़ा बड़ी एक भारी तादाद में फ़ेल हुए हैं? बेसिकली ये पहली पहली बात तो बात ये तो है ये कि है कि सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद कि कम अज़ कम उन्होंने जो टेस्ट कंडक्ट किया टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए वो फेयर तो हुआ किसी हद तक। जी अगर ये फेयर ना होता यही ये नाअहल लोग जो 1% भी क्वालिफाई नहीं कर सके, पास नहीं हो सके, और यहीं पर 10% पास हो जाते तो फिर क्या होता। तो इसलिए मैंने मुबारकबाद भी दी है। दूसरी तरफ हमारी पॉलिसीज़ के अफेक्ट्स हैं, हमारी जो एजुकेशन की कई डिकेड से, कई दहाइयों से जो चला आ रहा है, तो जिसका एंड आपने देखा इस साल भी, जो मैट्रिक के 2 पेपर दिए गए और बच्चे जो है वो पास होके चले गए। इसी तरह से ख़ास तौर पर अंदरूनी सिंध में इस तरह से होता रहा। मगर उसके बाद अर्बन एरियाज़ का भी यही हाल रहा कि अर्बन एरियाज़ के अंदर भी जो है वो तालीम का मयार ख़त्म होता जा रहा है, दिन ब दिन जो है कम से कम होता जा रहा है। तो अब ये उसकी एक झलक है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया, चाहे वो कराची से हो, चाहे वो सिंध से हो, चाहे किसी भी इलाके से हो, जो एलिजिबल थे क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, और उनका हाल ये है कि दे कुडेंट मतलब क्वालिफाई द, ऐसे लोग अगर टीचर के लिए अपॉइंट हो जाएंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे तालीमी निज़ाम का, जो ख़ुद एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाई नहीं है, और जो कि वो 0.78% है, यानी कि 80.8 यानी कि 1% भी नहीं है। तो अब ये अलमिया है, फ़िक्र का मौका है
कि भाई अब वो किसी ने बड़ी खूब बातें की थी, बहरहाल अब मैं वो उस पर नहीं आऊँगा क्योंकि हो सकता है कुछ को पसंद ना हो। बहरहाल अब हमारा जो तालीमी निज़ाम है इसका नहीं, जो नहीं, आप कर जूस, सकते हैं बात। उसका जो जूस है, जो उसका आउटकम है, वो यही है जो इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने कम से कम फेयर टेस्ट लेके अच्छा, ये दिया। बहुत अच्छी चीज़ है कि जिससे पता भी चल चुका है और आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो बच चुकी है, मेरे हाल से वो बच गई है। वरना तो आप ये बताएं, असातिज़ा का ये हाल है तो फिर बच्चों का क्या हाल होता। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसीलिए यही बात है कि कम से कम ये पता चला। मगर ये एक बात है, हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी IBA में टेस्ट हुए या जो भी पिछले प्रीवियस सालों के अंदर अपॉइंटमेंट्स होती रही, किसी न्यूट्रल प्लेस पर, किसी न्यूट्रल बॉडी के ज़रिए इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया, टेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसके रिज़ल्ट कुछ कमोबेश इसी तरह के आते रहे। मगर वहाँ उसके बाद लिस्टें चेंज हुई। अब ये जो लम्हा फ़िक्रिया है उसमें भी फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर वो गवर्नमेंट के वो कारकुन हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, या वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। पता नहीं क्या वजह होती है कि जो लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आता है वो वहाँ होता नहीं है, वहाँ कुछ और आ जाता है, और अपॉइंटमेंट्स किसी लेटर जो है किसी और को मिलते हैं। बाद में फिर कोई चैलेंजेस कर देते हैं तो वो कोर्ट्स में केसेस बहुत बड़े होते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अजीब व गरीब कैफियत तारी हो जाती है। हम चाहते हैं कि कम से कम इस दफ़ा अगर वो क्वालिफाई कर गए हैं 0.78% या वो जो भी है, उनकी जो लिस्ट है उन्हीं में से अपॉइंटमेंट हो, एक भी पर्सन जो है जो फेल हुआ है वो अपॉइंट ना हो, ताकि कम से कम जो है उस्ताज़ा जो है वो बेहतर आएँ, फिर उनकी ट्रेनिंग, उनके सारे प्रोसेस भी उसी जज्बे के साथ हों, ताकि मयार तालीम बुलंद हो। जिस मुल्क में 7.5 करोड़ बच्चे थे और हैं, और उसमें से 2.5 करोड़ बच्चा नहीं जा रहा था जब नॉर्मल डेज थे। अब तो कोरोना ने सब कुछ अब नॉर्मल कर दिया। बिल्कुल। और जब नॉर्मल डेज में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था और 5 करोड़ कमोबेश पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जाता था, उसमें से अब जो यूनाइटेड नेशन और आलमी इदारों की रिपोर्टें आई हैं पिछले दिनों में, उसके अंदर 2 करोड़ बच्चा मजीद आउट ऑफ स्कूल हो गया। अब 2 करोड़ स्कूल में लौटा नहीं है उन 5 करोड़ में से, लिहाजा इसका मकसद हुआ कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल अभी जा रहा है। इस वक्त जो स्कूल खुले हुए हैं 3 करोड़ बच्चा पूरे पाकिस्तान का जा रहा है। 2 करोड़ ये, 2.5 करोड़ पहले आउट ऑफ स्कूल थे, 4.5 करोड़ बच्चों को आउट ऑफ स्कूल कर दिया गया है। सिर्फ 3 करोड़ बच्चा पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। ये दूसरा लम्हा फ़िक्रिया है कि 50% से भी नीचे आ गए हैं, 40% से भी हम नीचे आ गए हैं। कि अब तालीम क्या होगा, कौन सा लिटरेटेड पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान, सारी बातें हैं। तो खुदारा जो है इन बच्चों को 2.5 करोड़ को भी लेकर आइए वापस, ऐसी हिकमत अमली बनाइए, प्राइवेट सेक्टरों को इसमें मौका दीजिए कि ताकि वो भी बच्चों को मोटिवेट करें, कोई सहूलियात आप लोग दें प्राइवेट सेक्टर को, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी उस्ताज़ा को टास्क दें, वो घर घर जाएं, गवर्नमेंट उस्ताज़ा जाके उन पेरेंट्स से बात करें कि दोबारा से उनको इनरोल करें, री इनरोल करें, ताकि जो है हमारा पढ़ा लिखा पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होने की तरफ गामज़न हो। बिल्कुल जी। अच्छा, आपकी तरफ आते ही ये मुझे बताएं कि जब कोई इंसाफ लेने जाता है तो वो इतना डर क्यों जाता है? वो क्यों ये सोचता है कि मैं इंसाफ लेने गया हूँ तो मेरी क्या पता आने वाली नस्लों को शायद इंसाफ मिले, मुझे मेरी ज़िंदगी में तो इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? हम क्यों डरते हैं? क्या ऐसा कभी कोई वक्त आएगा कि हम समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ही हमें वहाँ से इंसाफ जो है मिल जाएगा? इंसाफ का तराजू तो हम देखते हैं और आंखों पे पट्टी भी देखते हैं, तो ये किस दिन इंसाफ मिलेगा? ताकि हम भी, कभी कहीं क्राइम होता है ना तो 4 लोग अगर देख रहे होते हैं तो उनमें से 3 लोग डर रहे होते हैं कि अगर हमने साथ दिया तो इंसाफ तो मिलना नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपने शायद मेरे नाम के निस्बत से यही क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि एडवोकेट हूँ और कोर्ट से मेरा ताल्लुक है, रोज़ाना कोर्ट में जाता भी हूँ संडे के अलावा। कभी कभार तो संडे में भी जाना पड़ता है। क्योंकि जो रिमांड आता है ना, पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो आर्टिकल 10 के तहत विद इन 24 आवर्स में वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है। आपके क्वेश्चन के मुताबिक क्यों लोग इंसाफ हासिल करने से डरते हैं, क्यों कोर्ट जाने से डरते हैं, इसमें सबसे जो बड़ा रीज़न है हमारी जो लेजिस्लेशन है, हमारा जो कोड है, हमारे जो बुक्स हैं, लॉ के जो कोड बनाए हुए हैं, एक्ट बनाए हुए हैं, उसका बड़ा इशू है। क्योंकि लॉर्ड मैकाले एक बड़े मतलब थे, उसने 1835 में एक सिस्टम बनाया कि भाई इस मुल्क में हम कानून बनाते हैं, उस कानून के तहत हम सज़ा भी देंगे, इंसाफ भी देंगे और अपना सिस्टम चलाएंगे, अदालती सिस्टम चलेगा। लेकिन वो तो चला गया, वो तो हमारे एक हाकिम थे, उन्होंने इन कानून का ऐसा सिस्टम बनाया जैसे वो ज़्यादा
इन लोगों को महकूम रख सकें, अपना गुलाम बना सकें। इस तरह उन्होंने पुलिस को भी फ्री हैंड किया कि भाई आप जाएं, किसी को अरेस्ट करें। और ये तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान बनने के बाद एक आर्टिकल आया और आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि विद इन 24 आवर्स में आप उनको मजिस्ट्रेट के सामने लाएं। लेकिन पहले इस तरह नहीं होता था और वो गुम कर देते थे। और अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं मिसिंग पर्सन के, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। लेकिन लोग आते क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारी जो लेजिस्लेशन है उन्होंने नए कानून नहीं बनाए, पुराने कानून को उन्होंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद वो मुल्क में चला रहे हैं। अभी एक कानून है 1835 का, 1860 का। अभी तो सारा सिस्टम, माहौल, हर चीज़ चेंज हो गई है। तो अभी वो पुराना सिस्टम जिसमें दिन भी ज़्यादा लगते हैं, वक्त भी ज़्यादा लगता है और तरीका जो है वो पुराना है, तो लोगों को वक्त पर इंसाफ नहीं मिल सकेगा। और दूसरी बात, हमारी जो कोर्ट्स हैं उसमें आप देखें हमारे जजेस कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है और जजेस कितने हैं। अभी सॉरी टू से मैं खुद एक मतलब कैंडिडेट हूँ मजिस्ट्रेट के लिए, सिविल जज के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है मार्च में। और अभी तक 1.5 साल गुजरने के बाद अभी तक कोई भी मतलब ऐसी टेस्ट वगैरह नहीं आई है। हमारे जजेस के खुद के इशू चल रहे हैं, हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट से सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स तक बड़े बड़े इशू चल रहे हैं। तो खुद अगर वो अपने इशू में उलझे हुए हैं तो लोगों को कैसे इंसाफ दे सकेंगे? और दूसरी बात, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, जजेस का तादाद कम है, इसकी वजह से भी इंसाफ टाइम पर नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि जो शाहिदी लेने का और देने का सिस्टम है वो भी बड़ा कन्फ्यूजन है। अभी एक कोई मुल्जिम है, उसको कानून ये कहता है कि रीज़नेबल डाउट पर उसको छोड़ा जा सकता है, सज़ा नहीं दी जा सकेगी। एक बंदे ने कोई 302 का मर्डर किया, ऑफेंस किया। अभी ऑफेंस के लिए कुछ गवाह वक्त पर मौजूद तो नहीं होते और कुछ होते हैं तो वो डरते हैं कि हो सकता है हमें ये नुकसान दे। वो क्या करते हैं, गवाही सही तरह से नहीं देते। कोर्ट का और कानून का ये है कि अगर उनकी गवाही में कुछ आगे पीछे सिस्टम हो गया, बातें आगे पीछे हो गई, तो आप उस पर छोड़ सकते हैं, उसको आप कन्विक्ट नहीं करेंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे। इसमें ये क्वेश्चन है कि एक आप जो ट्रायल चलाते हैं वो 5 साल 10 साल तक चलाते हैं। 5 साल पुरानी बातें, पुरानी गवाहियाँ लोगों को कब तक याद रहेंगी? वो तो पुराने इशू तो भूल चुके होते हैं। तो इस पर जो लोग कोर्ट में आते नहीं हैं और डरते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और क्या करते हैं कि अपने हाथों में खुद वो गन भी उठाते हैं और वेपन भी उठाते हैं और वो काम करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर लोगों को इनकरेज नहीं किया जाता। हमारे एक सीनियर कानूनदान है, वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपका 1 रुपये का हक है ना तो आप वो लें, उसके लिए लड़ें। उसमें आप लड़ेंगे, आपकी मतलब एक शहादत होगी अगर आप मर गए। और लड़ने के लिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना हो तो वहाँ तक भी आप जाएं, क्योंकि इसमें और लोगों को एक हौसला मिलेगा कि भाई इसको कम से कम 10-15 साल में कुछ तो हक मिला। तो वो लोग आते नहीं हैं, इनकरेज लोगों को नहीं किया जाता। और इसमें पुलिस का भी एक बड़ा मतलब रीज़न होता है ना, पुलिस में जो लोग आते हैं ज़्यादा सिफारशी होते हैं, थाने पर जाते हैं तो वो पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन करते हैं, फिर वो रुश्वत मांगते हैं। आप पहली मतलब बार में आप पहले विक्टिम हैं, आपके ऊपर जुल्म किया गया, अभी FIR लॉन्च करवाने के लिए जाते हैं तो आपको कहते हैं कि भाई इतने पैसे दो, किसी से आप सिफारिश करवा के आएँ तो हम उसके बाद आपकी FIR काटेंगे। ये एक राइट है, सेक्शन है 154 CRPC का वो सेक्शन है। उसमें ये कहता है कि भाई आपको अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप वो लिखें। वो आगे कोर्ट का काम है, गलत है सही है वो आप लिखें, तो वो लिखते नहीं है। और इसमें आप देखें जो मजलूम होता है वो थाने में जाता है तो वो तकरीबन अकेला ही होता है, उसका कोई साथ नहीं देता। और जो मुलजिम होते हैं, जो जुल्म करते हैं, वो ज़्यादा लोग उनके पास आते हैं छुड़वाने के लिए, पुलिस को रिश्वत भी देते हैं और कहते हैं कि एक रात तक भी वो मतलब थाने की दाल जो है ना वो खाने से मतलब उसको भी मतलब रोकते हैं। तो ये सिस्टम है। हम जब तक अपने कानून को, कहने का मकसद वो ये कि 24 घंटे में अगर मजिस्ट्रेट के सामने आपने पेश करना है तो 24 घंटे में आपके कमाई का भी टाइम आप कमा भी सकते हैं, और जो पैसे वाला है, जो जुल्म करने वाला है, वो एक अच्छा 24 घंटे अच्छे अपने गुजार सकता है, और जो गरीब है जिसने कुछ नहीं किया वो 24 घंटे उसके लिए जहन्नुम बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी। इसमें यह है
कि सबसे पहले कानून के जो एक्ट्स हैं उसको नया बनाया जाए, लेजिस्लेशन की जाए, जजेस के तादाद को बढ़ाया जाए और लोगों को इनकरेज किया जाए। जो इसमें जो गवाह होते हैं वो आते हैं कोर्ट में तो वो उसको मतलब डेली वेजेस के लिहाज से उसको कुछ पैसे दें तो वो आएंगे, वैसे वो अपना काम वगैरह छोड़कर नहीं आते। ठीक है, यही चीज़ है। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो अब मैं तो उसको शोशा ही कहूंगी नया, क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी भी गर्म हवा लग जाए तो बर्दाश्त नहीं करते। अब स्कूल ये जो स्कूल की जो है ये किस तरह से वालिदैन को इस चीज़ पे लेके आएंगे और उनको मनाएंगे कि वो अंडर 15 बच्चे वैक्सीनेटेड हों, वैक्सीन लगाएं और वो फिर स्कूल में आएँ। तो ये बड़ा टफ नहीं हो जाएगा स्कूल के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं इनको वैक्सीन लगी तो वो स्कूल नहीं आ सकते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये खतरनाक हद तक बात जा सकती है, क्योंकि जो वालिदैन नहीं चाहते कि बच्चे जब एक अच्छी एज वाले लड़के, जवान लड़के लड़कियां नहीं लगवा रहे कि हम 2 साल में मर जाएंगे, हालांकि ये बात ऐसे ही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पर एक चीज़ बन चुकी है ना। तो आया क्या हमारी आवाम या वालिदैन ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे वैक्सीन लगवाएं? तो वैक्सीन से बचने के लिए आप नहीं समझते कि अब बच्चे स्कूल से दूर हट जाएंगे? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, तालीम तो पहले ही बर्बाद हो चुकी जी, और अब तो हालात और बदतर होने जा रहे हैं। मगर जो आपने सवाल किया वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया कि देखें, बच्चे जो है ना, चाहे वो 15 साल का हो, 16 साल का हो, 17 साल का हो, माँ बाप उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत उनका ख्याल रखते हैं। और अंडर 18 जो होता है उनका स्टेटस ही डिफरेंट होता है। जो एडल्ट होता है उसका स्टेटस डिफरेंट होता है, वो खुद फैसला कर सकता है, खुद वो इंजेक्शन लगवाना चाहता है, वो खुद लगवा सकता है किसी हॉस्पिटल में जाकर भी। मगर जो अंडर 18 होते हैं वो माइनर उसमें काउंट होता है, उसको सरपरस्त उसके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई डॉक्टर के पास चला जाए 15 वाला तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा। तो उसका रीज़न है, खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में अकेला पेशेंट आया है और वो भी जो है अंडर 18 है, 15 साल का है, 14 साल का है, 16 साल का है, तो उसको किस तरह ट्रीटमेंट दें, कैसे एडमिट कर लें, तो कैसे कोई इंजेक्शन या वैक्सीनेशन लगाया जाए। तो कहने का मकसद ये है कि तालीमी इदारे या जो भी एजुकेशन का एक्ट है, उसके जो शुरू में एक्ट आया था 1963 में, 65 में, उसके बाद फिर अमेंडमेंट हो गया अभी 2005 वगैरह में, तो उसके अंदर कहीं ये बात नहीं लिखी हुई कि इस टाइप का। हाँ, जो पोलियो ड्रॉप का एक एक्ट बना था उसके लिए बिल्कुल उसमें चीज़ें जिक्र हैं उसमें वैक्सीनेशन का, मगर उसमें क्लियरिटी नहीं है कि क्या कोविड की जो टेस्टेड भी नहीं है, जिस पे ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट भी नहीं किए गए, ये ख़ास तौर पे अंडर एज यानी 18 से अंडर वाले पे 15 साल के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। तो ऐसी वैक्सीनेशन, ऐसा इंजेक्शन लगाना जो है वो बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि कानून में इसकी क्लैरिटी चाहिए। कानून साजी इसकी प्रॉपर होती नहीं है, जैसे अभी हमारे एडवोकेट साहब ने ये कहा, क्योंकि कानून साज असेंबलियों का काम है कवानीन बनाएं, पहले कवानीन बनाएं। अब ये है कि जो हम लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, जो हम लगवा चुके हैं, तालीमी इदारे ओवरऑल जो है वो 96% वैक्सीनेशन हो चुकी है ओवरऑल, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों शामिल हैं। बात यह है कि वो तो एडल्ट हैं, मगर बच्चे जो है वो बग़ैर इजाज़त के स्कूल, जो सवालिया निशान है कि तालीमी इदारा ज़बरदस्ती एक बच्चा पढ़ने के लिए आया है उसको बैठ के हम वैक्सीनेशन करें विदाउट परमिशन, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश पहले भी थी, पहले भी हमारे डायरेक्टरेट में ये बात हमें मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि देखिए पहले तो 17 ईयर को लगाई जा रही है, क्योंकि एनसीओसी ने फ़िलहाल 17 ईयर का बोला है। लगाने का प्लान तो मौजूद है कि 15 तक लगाया जाएगा, वो तो बिल्कुल तैयारी है उनकी, और वो स्कूल्स में आना चाहते हैं और स्कूल्स में ही आके जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाए जाते हैं उसी कानून और उसी तरीके के को पे अमल करते हुए वो ज़बरदस्ती लगाने का इरादा रखते हैं, जो कि फ़िलहाल उनके ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मगर विदाउट परमिशन तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका मकसद ये है कि वालिदैन डर के मारे अभी से फ़ोन आना शुरू हो गए कि हम तो फिर स्कूल नहीं भेजेंगे, किस दिन टीम आएगी हम नहीं भेजेंगे। अब वो ना हमें फ़ीस दे रहे हैं 9-10 की, और ना ही वो जो है वो उसको बच्चों को, इवन बाज़ बच्चे तो 8 क्लास में भी हैं इस एज के, तो वो कह रहे हैं कि जी ये वैक्सीनेशन होगी, हम तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। पहले थोड़ी देर पहले बताया कि 3 करोड़ बच्चा जा रहा था, 4.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, अब मज़ीद आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे, ख़ास तौर पे बोर्ड के बच्चे जिनका 9 और 10 का यानी कि कैरियर है, अब वो सेकेंडरी क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब पहले ही जो है आपने 100% बच्चे पास कर दिए 2 पेपर लेकर, ठीक है, और अब फिर तो ये सूरत हाल होती जा रही है कि भाई पहली बार ये रिकॉर्ड है
कि हमारे दोस्त से डिस्कस हो रहा था, वो बता रहे थे कि ये रिकॉर्ड है पूरी हिस्ट्री का कि इस बार 100% बच्चे पास हुए हैं। अक्सर 100% नहीं होते, ये सिर्फ 2 पेपर देने की वजह से। तो इसका मकसद है कि स्कूल फिर बंद थे, अब 2 साल और बच्चे 100% पास हो गए, 9 में और 10 में दोनों पास हो गए। अब ये है कि फिर ऐसा करें कि स्कूल बंद ही कर दें और 100% पास करते रहें, सर्टिफिकेट उसको बांटते रहें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, बस सिचुएशन तो खैर कुछ ऐसी ही बन रही है, क्योंकि जब आप वैक्सीन का ज़बरदस्ती कहेंगे कि स्कूल में लगे और वालिदैन अगर अलाउ नहीं कर रहे और स्कूल वाले ये फैसला अगर लेते हैं तो वो भी बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई भी मिसहैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न बन सकता है। तो फिर वो सारी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? स्कूल वालों पे, हुकूमत पे, या किस पे जाएगी? इस पर भी हम बात करेंगे एडवोकेट साहब से ज़रूर। मैं इनका मौक़िफ़ लूँगी, पर अभी आ गया शो में एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी टाइम ज़ाया किए बगैर। अब आपने मुझे जवाब देना है। ये जो मैं अभी अख्तर अनाई साहब से भी बात की और उन्होंने भी कहा कि अब स्कूल पे अगर ये जिम्मेदारी डाल दी गई है कि आप बच्चों को अब वैक्सीन लगाएं, तो ये मुझे बताएं कि कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। खैर अल्लाह ना करिए, इसे बात करने का मकसद ये है कि एक तो हमें पता चल जाए कानूनी हैसियत का, और दूसरा हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जो माँ बाप वालिदैन जो परेशान है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको हम रिलैक्स करने के लिए एक डिटेल में बात करें। क्या कहेंगे आप? इसमें सबसे पहले ये है कि हमारे जो आप कानून को देखेंगे, आइन को देखेंगे, उसमें आर्टिकल 25A है, उसमें एजुकेशन हमारा जो है एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरी बात है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट सिंसियर है हमारी सेहत के लिए, तो इस पर वो मुकम्मल तौर से ट्रायल करके अगर दें कुछ चीज़ें तो ये अच्छा होगा। अगर वो ट्रायल भी नहीं करते हैं, आपने देखा जो कुछ वैक्सीन के नाम अगर मुझे इतने याद नहीं है, वो लगे उसके बाद 1 महीने 2 महीने के बाद वो डिटेल दे रहे थे, भाई ब्लड प्रेशर का इस तरह का जो पेशेंट है वो नहीं लगा सकता। अगर आपने 2 महीने के बाद आपने इस तरह की डायरेक्शन दी है, जो पहले इस तरह के जो पेशेंट थे आपने टेस्ट लिए बगैर उनको आपने इंजेक्शन लगा दी, तो इस पर कौन जिम्मेवार होगा? तो इस पर कानून की ये चीज़ है कि एक हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PIL, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर हुकूमत के खिलाफ पिटिशन फाइल कर सकते हैं, और उसमें ये कह सकते हैं कि भाई एक तो आप अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हैं, तो फोर्स करने के बाद जो लियाबिलिटी है उसको भी आप कबूल करें, उसको भी आप कबूल नहीं करते और ये कहते हैं कि हमारी कोई भी लियाबिलिटी नहीं होगी, इदारे की भी कोई लियाबिलिटी नहीं है। तो भाई अगर नुकसान हो जाए तो उसका जिम्मेवार फिर कौन होगा? क्योंकि स्टूडेंट भी ये चाहते हैं कि भाई अगर लगनी चाहिए, हमें लगती है तो वो प्रॉपर तरीके के बाद लगे, और अगर वो नहीं लगाते इस तरह के, तो इस पर सेक्शन है 321 पाकिस्तान पीनल कोड का, कत्ल बिसबब उसको कहते हैं कि अनलॉफुल एक्ट, किसी बंदे किसी अथॉरिटी के अनलॉफुल एक्ट से किसी की जान चली जाती है तो उस पर कत्ल बिसबब का कानून आयद होगा। और उस पर क्या होगा, अगर अल्लाह पनाह दे इस तरह का कोई मामला हो जाए तो गवर्नमेंट के खिलाफ केस करके दियत का जो अमाउंट है वो जो वालिदैन है वो ले सकते हैं, उसका वो कानूनी हक है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक चीज़ ये भी हुई थी कि कराची में गुजरे हुए दिनों में आपने अगर वैक्सीन नहीं लगाई हुई और आप कहीं बाहर जा रहे हैं अपनी बाइक पे, गाड़ी पे कहीं भी जा रहे हैं, तो पुलिस वाले इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं हमारे कि उन्होंने फ़ौरन रोकना और उन्होंने देखना है कि आपने वैक्सीन लगाई है तो ठीक है आप जा सकते हैं, और अगर आपने नहीं लगाई तो आपकी FIR होगी। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और हुई, कल मैंने पढ़ी उसको कि अब जो है ये पुलिस का काम नहीं है कि आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई, SOPs को आपने फॉलो करना, पुलिस का ये काम है। तो ये बड़ा अच्छा जो है
है मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा आज मैं ऑन एयर बोल दूं कि जिन लोगों के साथ अगर अल्लाह ना करे कहीं ना कहीं कोई मेरा पुलिस वाला भाई अगर इस पर कोई एक्शन लेता है तो आम आवाम को ये देखना चाहिए कि ये उनकी नज़र से अगर चीज़ नहीं गुजरी, तो मेरा मकसद है कहने का कि अब वो सिर्फ SOPs को फॉलो करवाएंगे, आपको वो FIR इस चीज़ पे नहीं करवा सकते, मतलब पकड़ के FIR आप पे नहीं हो सकती। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी, सवाल करूँगी, तालीम को बेहतर बनाने के लिए तंजीम वगैरह का क्या किरदार अदा कर सकती है? शागिर्द यूनियन पर पाबंदी के क्या असबाब हैं? देखिए, ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक आपने क्वेश्चन कर दिया। इस पे एक प्रोग्राम अलग रखें ताकि हम आपको उसके जवाब और एविडेंस दें ताकि क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्योंकि सवाल बहुत ही गहरा और बहुत ही दिलचस्प है और ये ज़रूरत है। मगर मैं बात चाहूँगा, अगर इजाज़त दें, कि रेलेवेंट टॉपिक से ही मैं बात करूँ क्योंकि प्रोग्राम एंड की तरफ जा रहा है। देखिए, बात यह है कि तालीमी इदारे कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। हम गवर्नमेंट का बाजू हैं और हमने साथ दिया है। हमने पोलियो ड्रॉप, जो वैक्सीनेशन पोलियो ड्रॉप होता रहता है, उसमें भी हम साथ देते हैं। मगर तरीक़ेकार, उसकी कानून साजी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पोलियो ड्रॉप टेस्टेड है, उसको ट्रायल हो चुके हैं, उसी वजह से एक्सेप्टेबल भी है। एक ऐसी चीज़ जो पेंडेमिक ईयर में आई और वो अंडर 18 पर 15-14 साल के 16 साल के बच्चों पर टेस्टेड नहीं है, तो हम कैसे अपनी जिम्मेदारी लें? हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि पेरेंट्स से इजाज़त लेंगे, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं और हमने तालीमी इदारों में बल्कि अट्रैक्शन पैदा कर दी है कि जो वैक्सीनेशन 9 और 10 का बच्चा कराएगा हम उसको स्पेशल डिस्काउंट्स देंगे। और अगर कोई 9-10 में एडमिशन्स हो रहा है या किसी भी क्लास में हो रहा है, इवन 1 में हो रहा है, तो उसकी एडमिशन फ़ीस वेव ऑफ की जा रही है, माफ़ की जा रही है, अगर वो वैक्सीनेटेड फैमिली है। इससे बढ़ के तालीमी इदारा क्या कर सकता है? हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम मोटिवेट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। पेरेंट्स की मौजूदगी में वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। बेशक आप 15 ईयर को करें, 16 ईयर को करें या किसी को भी करें, आप हमें 4 दिन पहले डेट दें। आप पहले तो हम परमिशन मांगेंगे, परमिशन आने के बाद वो हम आपको सबमिट करेंगे और फिर आप हमें 4 दिन पहले डेट दें कि आपकी वैक्सीनेशन टीम कब आएगी कोविड की वैक्सीनेशन करने। फिर हम पेरेंट्स को आगाह करेंगे कि उनमें से कोई सरपरस्त साथ आए और वो खड़ा हो और उनकी आंखों के सामने स्कूल के अंदर वैक्सीनेशन हो। अदरवाइज आप एक तरीका इख्तियार कर सकते हैं, आप उनको वैक्सीनेशन सेंटर्स में बुला लें। जाहिर है कि वहाँ भी अकेले, ठीक है, एडल्ट तो नहीं है वो तो सरपरस्ती में जाएंगे। तो इसी तरह से जब वहाँ सरपरस्ती में जाएंगे, क्या आप 15 साल के बच्चे को अकेला चला जाएगा, आप वैक्सीनेट करेंगे? वो कौन सा कानून है कि अकेले बच्चे को आप एंटरटेन करेंगे जो एडल्ट नहीं है? मेडिकली आप उसको कोई इंजेक्ट करने जा रहे हैं कोई चीज़, तो वहाँ पर सरपरस्ती भी ज़रूरी है। इसी तरह से स्कूल के अंदर भी सरपरस्त का होना ज़रूरी है। तालीमी इदारा सरपरस्त नहीं होता, हमारा काम सिर्फ तालीम देना है और हम गवर्नमेंट का साथ देंगे, दे रहे हैं, पहले से दे रहे हैं। तालीम तो गवर्नमेंट की फ़र्ज़ था ना, उसका फंडामेंटल बच्चे का राइट है कि वो उसको 16 साल तक के बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन दे, मगर हम दे रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स फीस दे रहे हैं अपनी मदद। आप मयारी तालीम हासिल करने के लिए पब्लिक स्कूल का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वहाँ मयारी तालीम तो ये है जो आपने प्रोग्राम के पहले जिक्र किया कि इस तरह के टीचर्स जब अपॉइंट होंगे तो फिर क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा। तो खुदारा तालीमी इदारों पर इतना प्रेशर ना डालें, बल्कि आप हमारा साथ दें। हमारे तालीमी इदारे बंद होते जा रहे हैं, इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। फिर हमारे तालीमी इदारों में 9 और 10 कोई भी नहीं कराएगा, सारे प्राइवेट फॉर्म भरेंगे और घर में बैठेंगे और कहेंगे ठीक है, वैसे ही आपने जो है 2 साल स्कूल बंद करके जो है 100% रिजल्ट दे दिया है, बच्चे पास कर दिए हैं, अब बच्चे स्कूल आएंगे ही नहीं, ठीक है। 9-10 के प्राइवेट फॉर्म फिल करेंगे और वो सारे 100% पास करते रहो, सर्टिफिकेट बांटते रहो, अल्लाह खैर सल्ला। बिल्कुल जी। अच्छा जी, ये बात करने का मकसद ये है कि ये जो आम लोगों के, जो हम जैसे आम लोग हैं, उनके जहनों में काफ़ी सारे सवाल हैं और आज का शो का मकसद भी यही है कि उनके जहनों के सवाल मैं यहाँ बात करूँ और उस पर डिस्कस करूँ, कोई अच्छा जवाब मिले ताकि आप लोग भी रिलैक्स हो। अच्छा जी, हम कोर्ट में कोई तंजीमें या कोई गया है केस किसी ने गवर्नमेंट पे किया है कि आप जोर ज़बरदस्ती क्यों वैक्सीन लगवा रहे हैं, कुछ ऐसा सिलसिला है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है अभी तक? क्योंकि जहां बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वैक्सीन लगनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमारी सेहत के लिए गवर्नमेंट अगर कोई वो कर भी रहा है फैसला, तो वो हमारी सेहत के लिए कि सेहतमंद पाकिस्तान हो, लोग इस बीमारी से बचे। पर कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई ऐसी तंजीमें भी हैं जो इस चीज़ को गलत समझती हैं। वो समझती हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, जो चाहे लगवाए, जो चाहे ना लगवाए। तो उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इसमें आपने बताया था कि FIR वगैरह वो लॉन्च करते हैं पुलिस वाले,
तो इसमें मैं आपको बताऊं वो सेक्शन रखते हैं 188 का पाकिस्तान पिनल कोड, जो नॉन कॉग्जिबल है। नॉन कॉग्जिबल का मतलब है पुलिस में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट जब डायरेक्शन न दे तब तक वो अरेस्ट नहीं कर सकते और एफआईआर भी नहीं कर सकते। अगर वो एफआईआर करते हैं तो फिर एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है और जो विक्टिम होता है जिसके ऊपर एफआईआर होती है बेल करवानी पड़ती है और ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो इस पर एक हमारे जो वकला बिरादरी में से एक वकील ने गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि वो जो ज़बरदस्ती वैक्सीन करवा रहे हैं कि इस पर आप अपना कुछ डायरेक्शन दें, और दूसरा जो लोगों को वो एफआईआर वगैरह से या केसेस के लिहाज से परेशान करते हैं उस पर डायरेक्शन दें। तो हाई कोर्ट ने इस पर ये कहा कि गवर्नमेंट अपनी तरह से जो पॉलिसी बनाती है उसमें हम तो इंटरफेयर नहीं करते, और गवर्नमेंट के लिए ये है कि वो नेक नियति दिखाए, और दूसरी ये है कि उस पर जो उन्होंने केसेस की बात की उस पर सख्ती से हाई कोर्ट ने मना किया कि भाई कोई भी केस आप दाखिल नहीं कर सकते। आप उनको कन्विंस करें, आप उनको मतलब मोटिवेट करें। बाकी जो भी केसेस थे तकरीबन 250 से ज़्यादा केसेस कराची के मतलब एरिया में थे, सब के सब वो क्वाश हो गए, ख़त्म हो गए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। और अब इस सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो फिर जो है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर, और जो मैंने सवाल किया था उसमें हम ज़रूर डिटेल पे बात करें, क्योंकि टाइम नहीं था, चंद लम्हों मिनट का टाइम था और वो बड़ी एक लंबा टाइम के लिए उसमें हमने बात करनी थी, डिटेल में बात करनी थी। अगर बात छेड़ देते और ना बात होती तो वो भी ठीक नहीं था। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। तो कहीं ना जाएँ, देखते रहें हमारा शो। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से मैं वापस आऊँगी। 11 बजे तक मैं आपके साथ लाइव रहूंगी, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं मेरा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और पता नहीं कभी कभी आपके चेहरे पे ना ऐसी बहुत मुस्कुराहट आती है, आप बड़ा खुश, आपको ना खुशी फील होती है और आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना तो आपके चेहरे पे खुशी नज़र आती है, आपके चेहरे पे एक अलग रौनक होती है, आपके होंठों पे एक अलग मुस्कुराहट होती है। तो बस मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, और अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो इसी तरह आप भी खुश रहें, आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ रहें और इसी तरह आप खुश रहें। अच्छा जी, अब 11 बजे तक आपने मेरे साथ फिर से रहना है, आपने हमें लाइव कॉल्स भी करनी है। अच्छा जी, और ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो होता है ना सेगमेंट इतवार वाले दिन, ये 11 बजे तक ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि इसमें आपकी सुनी भी जाती है बात, आपके मसले भी सुने जाते हैं, आपको डिटेल में जवाब भी दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या बात है, नहीं कर रही, कौन सा सेगमेंट है, मुझे बता दें। अच्छा जी, आपको बताती हूँ, मेरे साथ आपको पता होता है कि प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी साहब होते हैं संडे के दिन, तो उनसे भी आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगी, उनको भी अपने शो पे वेलकम करूंगी। पर उससे पहले आप ज़रा उनका एक पैकेज देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको उनसे उनकी मुलाकात करवाऊंगी। ओके जी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के पड़पोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान
अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी, अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ प्रोफेसर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताएं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं? 2-3 दिन बारिश हुई है, तो बारिश में कुछ कहते हैं ना, छत पे अगर बाहर नहीं जा सकते, क्या हुआ हमारे गलियों में अगर पानी आ जाए छत पे, तो जाके हम बारिश एंजॉय कर सकते हैं पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, गरम गरम चाय और बारिश की जलेबी। कुछ ऐसा किया आपने? हाँ जी, बारिशों में तो वैसे हाँ। ऐसा होता है कि पकौड़े, समोसे या लोग पराठे और कीमा बनाते हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ होते हैं इंजॉयमेंट के सिलसिले। और बारिश भी अल्लाह की रहमत है कि जो आने के बाद लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आती है, जैसे अभी आप बात कर रही थी प्रोग्राम में। और लोग यहाँ खुशी का इजहार करते हैं जब बारिश आती है, मौसम चेंज हो जाता है, तो दिलों की कैफियत बदलती है, खाने पीने को दिल चाहता है। हाँ। ये बारिश की अफादियत भी ये होती है कि ज़मीन सैराब हो जाती है, और फिर साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी बारिश की वजह से, पॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है, बीमारियां ख़त्म होती हैं। लेकिन जहाँ पर पानी रुक जाता है वहाँ परेशानियां भी लाहक हो जाती हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, बारिश का मैंने पकौड़ों वगैरह का इसलिए पूछा कि ये बड़ा एक औरतों को मसला रहता है कि जैसी बारिश हुई घर वाले फरमाइश कर देते पकौड़े बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अच्छा, ये पहले बड़ी सलीकामंद औरतें होती थी, अब औरतें मुझसे नाराज़ हो जाएंगी कि वो बेचारियां घर में पकौड़े बेसन घोल के फ़ौरन बनाना शुरू कर देती थी। अब ये ज़रा नया दौर है, हमारी तरह की औरतें, जैसे ही मर्द हजरात कहते पकौड़े खाने का दिल है, तो हम जैसी औरतें कहती हैं जाओ बाहर से नुक्कड़ से ले आओ। अब ये वाला भी सिलसिला, पर सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। कोशिश करें कि घर के खाने बनाएं, और वो सेहतमंद भी होते हैं और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, आज का टॉपिक जो है ना, बड़ा मज़े का है, बहुत ज़्यादा मज़े का है, और मुझे अमूमन होता था कि मैं इस पे बात करूं, और आज मौका मिल गया तो आज मैं ज़रूर बात करूंगी। आज का हमारा टॉपिक है जो बच्चे या बड़े जो है उनका कद छोटा रह जाता है, मोटे हो जाते हैं, भद्दे हो जाते हैं, उनके रंग बड़े अजीब से होते हैं, 3-4 कलर का उनका रंग जो होता है ना, वो एक टोन पे नहीं जाता, 3-4 टोन पे जाता है, और उनकी हाइट एक जगह पे रुक जाती है। ठीक है, आप अगर अब देखें, गौर करें, तो बड़े कम लोग हैं जिनकी हाइट माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, हाइट बड़ी कम रह जाती है। तो आज इस टॉपिक पे हमने बात करनी है। तो प्रोफेसर साहब ये बताएं कि बच्चों की हाइट क्यों कम रह जाती है, इसकी क्या वजह है? क्या हमारी डाइट खराब है या हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी ये दोनों ही चीज़ें हैं, बल्कि मज़ीद और मैं आपको बताता हूँ कि एक तो बच्चों को अमूमी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो नहीं होती बच्चों की भी, और माँ बाप की लापरवाही भी होती है, जिसकी वजह से बच्चों को जो है वो उनका कद रुक जाता है, उनकी दिमागी सलाहियतें मुनासिब नहीं होती, रंग भी मल्टी कलर हो जाता है, रंग बिरंगा होता है कि कहीं से सफ़ेद, कहीं से स्याह, कहीं से काला, इसी तरह मुख्तलिफ पैचेस आ जाते हैं चेहरे पर। और उसकी वजूहत एक तो नाक़िस ग़िज़ा, बाज़ारी ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं, जंक फूड खाने के शौकीन हैं बहुत ज़्यादा। तो घर में वो जब आते हैं तो पूछते हैं अभी खाना खाओगे कि नहीं, मैं बाहर से खा कर आ गया। और अगर क्या खाया ये पूछने के बाद फिर तय होता है कि आज ये दाल या ये वाली सब्जी बनी है, तो आज तो जी हाँ जी बिल्कुल, ये भी होता है कि आज क्या बनाया, ये वो कहेंगे दाल बनी या सब्जी बनी, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं मैं तो बाहर से बर्गर मंगवा लेता हूँ, बाहर से ये इस तरीके से ग़िज़ा जो है वो उनको मुनासिब नहीं चीज़ समझ जाती। उसके बाद जो है हमारे बच्चों को रात भर जागने का
जो जी। एक उनके धुन लग गई है ये मोबाइल। बिल्कुल सरहदों पे लड़ रहे होते हैं पबजी की, वो पबजी प्लेयर हमारे हमारे घर में भी बहुत सारे पबजी प्लेयर हैं, सरहदों पे लड़ रहे होते हैं और वो मुझे भी कहते हैं कि आप भी आ जाओ। उनसे पूछा जाए हाँ कि बेटा आप कोई गेम करते हैं, कह लगा जी बिल्कुल मैं तो 8-8 घंटे गेम कर रहा होता हूँ। तो बेटा इतने मोटे क्यों हो गए होता हूँ? कह रहा जी मैं अभी थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे की गेम करके आया हूँ। पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं। और कह लगा, मैंने कहा अब कह लगा कि अभी थोड़ी देर के बाद मोबाइल उठाया, कह लगा अभी फिर मैं गेम करता हूँ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये एक्सरसाइज या वॉक करने के बजाय हाँ, ये मोबाइल पे ही एक्सरसाइज के और गेम के और सैर करने के जो है गुर पढ़ रहे होते हैं और ये अपने आप को समझते हैं कि जी हमने एक्सरसाइज भी कर ली। फिर ये भी है कि बच्चों को एक तो जागने का बड़ा उनको आदत है, मुसलसल कंप्यूटर के आगे बैठे रहना और ग़िज़ा ना होना। टेंशन बहुत है बच्चों को आजकल हमारे। अच्छा जी हाँ, जो किस चीज़ की टेंशन जो मतलब? टेंशन एक नौजवान के बाद जो होती है आदमी को, उम्र शादी के बाद जो टेंशनें होती हैं वो शादी से पहले मतलब आप कह रहे हैं शादी के बाद बचपन से ही प्रोफेसर साहब आपने मुझे इस बात का जरूर जवाब देना है कि शादी के बाद टेंशनें होती है। नहीं, अब तो मतलब बीवी टेंशन है। अब तो पैदा होते ही बच्चों को टेंशन शुरू हो जाती है। हाँ तो बिल्कुल शादी के बाद भी टेंशन होती है, बिल्कुल वो भी होती एक है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप टेंशन पे होती है, आ जाती है ना, जिम्मेदारी जब होती है। जिम्मेदारी आती है तो टेंशन बढ़ती है। बिल्कुल अब ग़िज़ा के तौर पर हमें बच्चों को देना चाहिए सुबह नाश्ता, बेहतरीन नाश्ता हो जिसमें दलिया दीजिए, जौ का दलिया दें, गंदम का दलिया दें। अच्छा। उसमें बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और छोटी इलायची दीजिए, किशमिश डालें। तो ये एक मुनासिब ग़िज़ा है जो बच्चों को मिलनी चाहिए। बच्चे जो हैं वो अंडा पराठा खा के चले जाते हैं। पराठा भी बड़ा सकील होता है जो हज़म नहीं होता, और अंडे की मिजाज भी ऐसा होता है कि जिसके खाने के बाद नौजवानों को मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो जाते हैं। चेहरे पे कील, झाइयाँ, दाने, झुर्रियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और नौजवानी की तरफ बजाय राग़िब होने के वो बुढ़ापे की तरफ आ जाते हैं। और ये वजह के पीले पीले सते हुए चेहरे बच्चियों के, रूखे रूखे गाल और अच्छा इस तरह उनके अंदर शफाफ और रौनक चेहरा जो है वो नहीं होता जो बचपन में बच्चों को, और ये जवानी में जो एक आता है कि सुर्खी आती है, सफ़ेदी, सुर्ख और सफ़ेद बच्चे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी तरफ लेकर आता हूँ कि अपने बच्चों को किस तरीके से आप ग़िज़ा के तौर पर उनको अमूर ज़िंदगी में बेहतरीन। ठीक है जी। प्रोफेसर साहब आपको कोई लाहौर से याद कर रहा है तो कॉल ले लेते हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अच्छा जी, लाहौर वाले चले गए, हमने थोड़ा सा लेट कॉल ली, तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा से कॉल करें। आप प्रोफेसर साहब से बात कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो बच्चे होते हैं या थोड़े से बड़े होते हैं, जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े खिलते हुए चेहरे, बड़े गुलाबी सुर्ख और सफ़ेद होते हैं। वो एक बड़ा पहले मैं सुनती थी कि शगुफ्तगी आती है, अब वो नज़र नहीं आती। आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, उसका क्या रीज़न क्या है, ज़रा डिटेल में बताएं। अच्छा, बच्चों को आदत डालनी चाहिए फल, सब्जियां, दूध, दही, मक्खन, ये खिलाने की आदत डाली जाए बच्चों को। अब जब जो माँ बाप खा रहे होते हैं बच्चा वही खा रहा होता है जी। माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी टेबल पर ये तमाम चीज़ें लवाजमात हों और बच्चा माँ बाप के साथ बैठकर नाश्ता करे, उनके साथ बैठकर दोपहर का खाना खाए, रात का खाना खाए। ये भी हमारे ख़त्म हो गया है सिस्टम। बिल्कुल, ये चीज़ अलग। माँ बाप के साथ बच्चे बैठते थे तो मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होती थी, सारा दिन का जो आपने काम किया है उस पर गुफ्तगू होती थी, तो यूँ माँ बाप उनको मशवरा भी देते थे और बच्चे की सलाहियतें सामने आ रही होती थी। ठीक है जी, लाहौर से कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लाहौर, मेरी आवाज़ लाहौर तक जा रही है? ज़रा ऊंचा बोलिएगा आवाज़। जी हाँ जी जी, आवाज़ थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं आ रही। प्लीज़ जब आप कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल बंद कर दें, वरना इसके बाद हमारा सिस्टम जो है वो आपकी आवाज़ क्या वो हमारी आवाज़ भी ख़राब कर देगा। तो प्लीज़ शो को एक अच्छे स्मूथ तरीके से चलने दें। जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद करने के बाद आप करें, और उसके बाद अगर अपनी आवाज़ सुनने का एक होता बड़ा शौक होता है कि मेरी आवाज़ कैसी है, तो आप रिपीट में हमारा शो देखें, उसके बाद यूट्यूब पे देखें, उसको रिकॉर्ड करें और बार बार सुनते रहें। जी प्रोफेसर साहब। अच्छा, सुबह की एक्सरसाइज जी,
सुबह फजर के वक्त में उठें, 5 वक्त नमाज पढ़ने की बच्चों को आदत डालिए। बिल्कुल, लाजमी। ये भी बच्चों के लिए बड़ी एक दिल दिमाग जो है यकसूनियत की तरफ आती है। अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को तक़वियत भी मिलती है और अल्लाह की रहनुमाई भी मिलती है। सुबह की वर्जिश करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त में 3 से 4 गिलास आप 10-12 मिनट में पिएँ। इसके बाद जो है नाश्ता करें। नाश्ता जो है जैसे मैंने बताया कि ये नाश्ता हो, फलों का फल हो, जूस हो, शहद, मक्खन और इनका इस्तेमाल जो है, आजकल मौसम गर्म है तो लस्सी भी बहुत अच्छा है, लस्सी पिए, पिलाएं बच्चों को। इसके साथ साथ जो है देखिए, जैसी आपकी सोच होगी, बच्चों की जैसा कुछ मामलात होते हैं उनको ज़िंदगी में उनके साथ शेयर करनी चाहिए माँ बाप को जी। और बच्चों को भी माँ बाप साथ दोस्ताना अंदाज में रहना चाहिए कि जो कुछ बाहर के मामलात हों, जो कुछ उनके साथ हो, तो वो बहुत सारे मामलात जो हैं वो अंदर ही लेके घुट रहते हैं दिलों में और वो इजहार नहीं कर पाते। तो इसी तरह ज़िंदगी बिल्कुल आसान ज़िंदगी हो, लोगों के लिए जो मामलात हैं, मसाइल हैं, वो हल करने चाहिए। अच्छा, बाज़ जगहों पे देखता हूँ एक ही घर में 3-4 किस्म के बच्चे होते हैं। जी। अच्छा, प्रोफेसर साहब से ना जी मैं हाँ, आने से कोई पहले भी छोटा- और हम इस पे डिस्कस भी कर रहे थे, वाकई कोई छोटे कद का है, कोई बड़ा मोटा सा है, कोई और लंबा अच्छा ये है, बुराई कोई नहीं नाटा है, है, ये कोई सिर्फ काला बता है, रहे हैं कि कोई पीला है। आपकी आप जो अपना लाइफ स्टाइल लेके चल रहे हैं ना, हाँ। वो आपकी सेहत पे और आपका जो आप नजर आ रहे हो वो कितना खराबी की तरफ आपको लेके जा रहा है। ये बोलने का मकसद यही वजह है। बिल्कुल, वजूहत यही है कि हमने देखा कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, और कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं कि जो धूप में बहुत ज़्यादा चलते फिरते रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनका रंग भी स्याही माइल होना शुरू हो जाता है। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो मुसलसल मोबाइल और कंप्यूटर के आगे बैठकर उनको ना खाने का होश होता है, ना पीने का होश होता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात गए तक वो बैठे होते हैं। और यही वजह है कि जो बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर के आगे बैठते हैं उनकी नज़र ख़राब हो जाती है, उनको बहुत सारे ज़हनी मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ को एक टाइम पे इस्तेमाल करें और हर चीज़ के इस्तेमाल के दौरान में आप वक्फ़ा ज़रूर लें, जैसे नमाज का वक्फ़ा है, खाने का वक्फ़ा है, तो बतौर तरीके पूरे तरीके के साथ जो है अपनी ज़िंदगी के इन सारे मामलात को आप हल करें, तो यूँ आप अपनी ज़िंदगी के मैदान में कामयाबी की दहलीज पे पहुंच जाते हैं जी। और ये जैसे मैंने बताया कि बच्चे जो हैं लंबे, गिट्ठे, मोटे, और एक ही घर में 5 किस्म के बच्चे हो रहे हैं, 4-5 किस्म के, और जब तारुफ करवाते हैं तो वो सब बहन भाई नजर आते हैं। उसकी नाज़रीन सबसे बड़ी वजह यही है। पर एक वजह आपको पता है प्रोफेसर साहब, एक वजह मेरे शो पे भी आ जाती है, वो वजह आपको याद है? ब्रेक। हाँ बिल्कुल। तो हमारे देखने वालों को यही कहूंगी, हमारे शो में आगे एक छोटा सा ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएं, देखते रहें हमारा शो। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ लाइव। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी। नाज़रीन ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और एनिशा आज बड़े बलोची ड्रेस में, वाइट कलर का ड्रेस, रेड कलर की कढ़ाई, क्या लश्कारे विश्कारे मार रही हूँ मैं। अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए। देखिए एक मैं आपको बात बताऊँ, सबसे पहले तैयार होने के बाद मिरर के सामने जाएं, अपनी तारीफ दिल भर के कर लें। उसमें पता है क्या होता है कि आप अपनी तारीफ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि कोई और आपकी तारीफ करे ना। फिर उसके बाद ना आपने अगर कभी कोई उससे खरी बात भी करनी हो ना और कभी कोई एक्शन भी लेना हो, तो फिर आप कहते हैं नहीं यार इसने तारीफ की हुई है, बहुत इज्जत करता है या करती है ये, तो इसके साथ आप कोई बात नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अपनी मिरर में खड़े होकर खूब सारी तारीफ करने के बाद मैं अपने शो पे आ जाती हूँ। प्रोफेसर साहब वैसे ये बात अच्छी नहीं है कि आप अपनी तारीफ खुद करें। इंसान को खुद अपने लिए खूबसूरत नजर आना चाहिए। हाँ मैं तन्हाई में मिरर के सामने करती हूँ। यानी तुम कितनी प्यारी हो। अच्छा नहीं, मेरा मकसद ये था, इस बात का भी एक मकसद है
कि जो इंसान अपनी सेहत का अपना ख्याल नहीं रखता, मेरे ख्याल से वो किसी और का ख्याल नहीं रख सकता। Exactly. आज जो हमारा टॉपिक है उस पर भी हमारी यही प्रोफेसर साहब से बात हो रही है, कद छोटे, कलर खराब, मोटापा और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे प्रोफेसर साहब हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर से जो सिलसिला जहाँ रुका था वहीं से शुरू करते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आदमी को एहसास होना चाहिए अपनी सेहत के हवाले से, कॉन्शियस रहना चाहिए, आईने के सामने खड़े हों, अपना मुआयना करें, अपनी दूसरे लोगों को भी देखें कि उनको वो जो सेहत का ख्याल रख रहे हैं वो किस तरीके से अपने आप को उन्होंने बनाया हुआ है, अपने आप की सेहत को कायम कैसे किया हुआ है, क्योंकि वो टॉल भी नज़र आ रहे हैं, रंग सुर्ख और सफ़ेद भी है, शफाफियत नज़र आ रही है और तबीयत में खुशी का इजहार जो होता है वो आपको ज़िंदगी देता है। जी। एहसास जो गम का एहसास होता है, ठीक है, वो अपनी जगह होता है, लेकिन मुसलसल गम की कैफियत अपने ऊपर ना तारी करें, परेशानियां ना तारी करें। और ये तमाम चीज़ें जो है ये इंसान की ज़िंदगी में आने के साथ ही शुरू होती हैं। इंसान जब दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है और जब जाता है तो रोता हुआ छोड़ जाता है। लेकिन इसके दरमियानी जो फासला, दरमियान में आपने अपने जिस्म को जो अल्लाह की अमानत है, इसको किस तरीके से आपने इसकी हिफाजत की है, अपने ज़हन और अपनी सोच को किस तरीके से मुस्बत रखा है, यही आपके लिए आपको ज़िंदगी देता है, यही आपको खुशियाँ देता है और यही सेहत और बका है। बिल्कुल जी, हमारे खाने पीने की जहाँ तक कॉलर भी ताल्लुक मौजूद है, हैं। जी हाँ, ले लें बिल्कुल कॉलर। लीजिए। गुजरात से कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। असलम जी, साहब कौन बात कर रहे हैं? गुजरात से। सॉरी जी असलम बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी असलम, क्या कहेंगे? जी मेरा बेटा है 15 साल का ना, तो उसका कद बहुत छोटा है। जी जी, अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके? जी 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा जो है उसका कद छोटा है। जी जी अच्छी बात है। और मैं अभी यही बता रहा हूँ, और आप टीवी देखिए, मैं कद के हवाले से बच्चों की ठीक है, जी ठीक। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल की, 15 साल का है, उसका कद छोटा है, उस पे वो बिल्कुल बात बिल्कुल। करना चाह अच्छा, रहे हैं। कद बढ़ने की उम्र जो है ना ज़्यादा जो है वो 18 से 20 साल तक होती है। अच्छा उसके बाद बाज़ बच्चों की कद जो है 22 साल तक भी बढ़ता है। अच्छा, और ये इस दौरान में जैसे मैंने अभी बताया, इन अमूर हदायत पर अमल कीजिए। इसके अलावा हमारे पास जो हाइट कोर्स है, नाज़रीन, जो आपको स्क्रीन पे मेरा एड्रेस नज़र आ रहे हैं, फ़ोन नंबर नज़र आ रहे हैं, इन पर रब्ता कीजिएगा। हाइट कोर्स जो है वो 4 से 6 इंच तक जो है वो 3 महीने के अंदर हाइट उसकी बढ़ जाती है, बच्चे जो छोटे कद के रह जाते हैं। इसके साथ साथ जो है स्मार्ट हेल्थ दवा कोर्स है, जिसमें आप जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनका जो है मोटापा ख़त्म हो जाता है। बाज़ बच्चे बहुत मोटे होते हैं, उसकी वजह से भी, मोटापे की वजह से भी उनका कद रुक जाता है। ग़िज़ा का ख़ास तौर पे जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ज़रूर ऐसा ख्याल रखिए, ये एहसास रहना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। और सब्ज़ियाँ, जैसे आजकल गाजरें आई हुई हैं, गाजर का जूस बना के पिएँ, गाजरें वैसे भी खाएँ, गाजर को दूध में डालकर उसका गजरेला बनाएं। गाजर की खीर। जी, गाजर की खीर गजरेला कहते हैं। अच्छा, मैं लाहौर गई थी तो उन्होंने कहा गजरेला दूसरा होता है, वरना मैं तो यही कहती थी। हाँ, मैं यही कहती थी। उसमें गजरेले में, गाजर की खीर में चावल डल जाते हैं, दूध में बनाए, ये वो बच्चों को नाश्ते में दें, खाने के बाद स्वीट डिश के तौर पे दीजिए। सलाद आपको लाजमी बच्चों को दीजिए। सलाद में चुकंदर, पुदीना और प्याज, टमाटर, जितना भी सलाद है ये मुकम्मल सलाद होना चाहिए। आजकल मूलियाँ आई हुई हैं जो कि निज़ाम हज़म को, निज़ाम हज़म के लिए बहुत बेहतरीन है। जी हाँ, सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं तो सब्जियाँ चेंज होना शुरू हो जाती हैं। सर्दियों की सब्जियाँ बड़ी खूबसूरत और बड़ी नज़र आती हैं कि हरी हरी। और इसी तरीके से आप सौंफ, पुदीना, इलायची का पानी भी बच्चों को दें ताकि निज़ाम हज़म बेहतर हो और उनको सही मानों में भूख लगे। बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए कि उनको कब्ज़ नहीं रहनी चाहिए, और कब्ज़ तभी होती है कि जब वो गोश्त का, मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी खाने ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को, अक्सर बच्चों को बवासीर भी हो जाती है, आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है और टाइफाइड भी हो जाता है बच्चों को। टाइफाइड जो है वो आंतों का में ख़ास एक बैक्टीरिया होता है जो कि जगह ले लेता है और जिसकी वजह से बच्चों को टाइफाइड होता है। और उनको ग़िज़ा के तौर पर जो बाज़ारी चीज़ें हैं, सड़ी हुई फल जो हैं, या ऐसे समोसे जो बासी होते हैं, या ऐसी ग़िज़ाएँ जो
पुरानी हो जाती हैं, जिन पर मक्खियाँ बैठती हैं, वो उनसे बचे, ताकि आप, और पानी का ख़ास तौर पे बच्चों का कि उनको पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कराची में ख़ास तौर पे, पूरे पाकिस्तान में पानी एक मसला बना हुआ है। ख़ास स्पेशली पानी जो है वो आपका बेहतरीन पानी जैसे सवात का है, मरी का है, आपके हुंजा और कल्लात और गिलगित वगैरह का जो है पानी जो है वो बहुत अच्छा होता है, नेचुरल पानी है। वहाँ के लोगों को देखिए कितना पानी की वजह से सेहतियाब भी हैं और नेचुरल ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है जी, लाहौर वाले आ गए हैं फिर से। जी आ जाए, बिल्कुल। तो कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? शब्बीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शब्बीर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तकरीबन 6-7 साल से शुगर पेशेंट हूँ। जी अच्छा शबीर साहब, उम्र क्या आपकी? अक्सर जिस्म में दर्द प्रॉब्लम होती है, तो हकीम साहब से पता करना चाहूँगा कि ग़िज़ाई अजनास के हवाले से मेरे को फार्मूला बताएं कि क्या इस्तेमाल करूँ मैं, इससे मेरी आपकी शुगर एज कंट्रोल क्या हो। है? आप अपनी एज बताएं। 49। 49 एज है, 3 साल हो गया उनको, डायबिटिक हाँ। पेशेंट है। शुक्रिया शुक्रिया। जी ओके जी, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की जी। अच्छा, ये 45 साल की उम्र में इनको शुगर है, ये नहीं बताया गया कि शुगर कब से, क्योंकि मैं सवाल कर रहा था 3 साल से शुगर है। इनको बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक तो अपनी सेहत के हवाले से आपको मुसलसल सुबह और शाम वॉक करनी चाहिए। आपको सैर लाजमी, जब सैर करते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इसके अलावा आप एक छोटा सा नुस्खा है, आप वो भी इस्तेमाल कीजिए, जिसमें करेले, सूखे हुए करेले, नीम के पत्ते, गुड़बार बूटी जी। और ये जो है 3 चीज़ें ले लीजिए। इनको तीनों चीज़ों को आप हम वज़न लेकर इनको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को पानी के साथ इस्तेमाल, सुबह निहार पिएं और पानी को इसी तरह पानी के साथ शाम को इस्तेमाल करें। ग़िज़ा के तौर पर आप चीनी, चिकनाई, चर्बी वाली अशिया, निहारी, पराठे, हलवा पूरी वगैरह इन चीज़ों से परहेज़ करें। रोगनी अशिया से परहेज़ करें और बेकरी की चीज़ें ख़ास तौर पर डेयरी प्रोडक्ट जो है उससे दूर रहें। उनसे दूर रहें। सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। खाने में इस तरह रोटी जो है उसमें काले चने भुने में, काले चने, अच्छा उसका आटा, जौ का आटा, 3 जो है हिस्सा गंदम और इसी तरीके से उसमें एक हिस्सा जो है वो आप जौ का और इसका आटा, चने, काले चने घर में उसको बेशक ग्राइंडर कर पीस लीजिए, इसकी रोटी खाइए। ये और इसके साथ साथ हमारा जो शुगर कोर्स है, जो कि आप 3 महीने इस्तेमाल कर लीजिए, तो इंशाल्लाह शुगर जो है वो आपकी बॉडी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है और फिर दोबारा इंशाल्लाह आप शुगर का शिकार नहीं होंगे। मैं स्मार्ट कोर्स बता रहा था, जो बच्चे मोटे हो जाते हैं, जो ख़वातीन वज़न बढ़ा लेती हैं, उनके लिए भी है। अच्छा, मर्द हजरात भी ले सकते हैं, जिन मर्द हजरात के भी वेट, क्योंकि अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी डाइट इस तरह की फास्ट फूड, जंक फूड हमने ज़्यादा खाना है, रात को सोना नहीं है, प्रॉपर रात की नींद नहीं लेनी, तो हमारा वेट बढ़ेगा। फिर लोग रात को खाना खाते ही सो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा जुल्म करते हैं अपने ऊपर। बल जाए कि आप दोपहर का खाना खूब डट के खाएं जी, रात का खाना थोड़ा खाएं और सुबह का नाश्ता इंतहाई मुक़व्वी हो, जो आपको पूरी सारा दिन जो है वो आपको तरोताज़ा रखता है। उसमें दूध, दही, मक्खन, फल, फ्रूट, सब्जियां, इन चीज़ों का और पानी का जो है इस्तेमाल ख़ास तौर पर अपनी बॉडी के लिए रखें। रात का खाने में भी अच्छा, मोटापा, यह अभी मोटापे की बात हो रही थी जी, तो वो लोग भी जो मर्द हजरात हैं वो ये कोर्स जो है ये मंगवाएं, ताकि एक देखिए नाज़रीन, ये हमारी जितनी प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही हैं यह मार्केट में नहीं होती, ये ऑनलाइन हम बेचते हैं। और इसकी वजह भी यह है कि हम अपना म्यार कायम रखते हैं और मरीज़ जो है, कंज्यूमर जो है, वो हमें बराह रास्त लेकर उसका रिजल्ट भी बताता है। अच्छा, अभी ये हमारे पास एक क्रीम है। हाँ, मैं यही देखना चाही थी, अस्करी क्या नाम है इसका, मुझे प्रोफेसर साहब जरा दिखाएं, मैं अपने फ्रंट वाले कैमरे से दिखाऊंगी कि 10-15 मिनट में मैं कैसे हो सकती हूँ गोरी गोरी।
गोरी भी हो जाती है, स्मार्ट बस भी। ये मैं दिखाना भी चाहूंगी मैजिक क्रीम कि है। अगर मुझे गोरा होना है, मेरे चेहरे पे अगर निशान है, छाइयाँ हैं, हल्के हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि ये जो है इस पे मैं बड़ी बात भी करती हूँ प्रोफेसर साहब से। ये जो है ये हमारा सोप है जी, ये स्किन को इसकी क्रीम भी है। नरिशमेंट करता है, इसको मास्क सोप कहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आपने मुंह धोकर चेहरे पे जो है थोड़ी वो देर लगाकर थोड़ी देर रहना है, ठीक है। उसके बाद चेहरा मुंह धो लेना है जी, और गर्दन पे लगा लेना है। इससे ये रहेगा कि मुंह एकदम शफाफ हो जाएगा और आपको खुद महसूस होगा कि आपकी गर्दन जो लटकी हुई थी, आपकी जो स्किन लटकी हुई ओह, थी, अच्छा। एकदम टाइट होना शुरू हो क्या जाएगी। बात है। और आपको एहसास होगा कि कील झाइयाँ झुर्रियाँ जो है सब ये खत्म। अचानक खत्म हो गई हैं और रंग सुर्ख और सफ़ेद होना शुरू हो गया है। क्या बात। इसी तरह ये जो हमारी क्रीम है ये अस्करी मैजिक क्रीम है। ये मैजिक क्रीम जो है ये 100 इमराज में काम करती है। जी जो लोग जिनका पेट बढ़ा हुआ है जी, वो अपने पेट पे लगाएं, अच्छा, पेट उनका कम होना शुरू हो जाएगा। गर्दन बढ़ी हुई गर्दन पे लगाएंगे तो इसी तरह डबल चिन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। चेहरे पे लगाएंगे तो स्किन जो है चेहरे की वो नॉर्मल होगी, फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। मल्टी कलर जो स्किन है जिसका भी जिक्र कर रहे थे नाज़िर, वो मल्टी कलर स्किन जो है वो एक कलर में आ वन जाएगी, टोन पे आ जाएगी। बिल्कुल। और इसको अगर जो बहुत सारे लोग हैं जिनका कमर में दर्द होता है और स्पाइनल कॉर्ड पे लगाएं। अच्छा, मुझे लगता है कि अब सर्वाइकल पे 99% लोगों की कमर में दर्द रहता है। जी हाँ, उसकी वजूहत जो है वो यही है कि ग़िज़ा नाक़िस ग़िज़ा है, बहुत ज़्यादा बैठना, बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे काम करना और वेट ज़्यादा होने की वजह से भी कमर का दर्द होता है। तो ये बड़ी वजूहत है। लेकोरिया औरतों को होता है, उसकी वजह से कमर का दर्द होता है। मर्दों को जरियान हो जाता है। तो ये बहुत सारी वजूहत है। मेरे पास खुद एक मशीन मौजूद है जो स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल की अलाइनमेंट करती है। कभी मैं यहाँ पे ला के दिखाऊँगा या उसकी वीडियो बना के नाज़िर को दिखाऊँगा। तो अस्करी मैजिक क्रीम जो है ये 100 इमराज में काम करती है। ठीक है। गुर्दों का प्रॉब्लम होता है तो किडनी पे लगाई जाती है, तो अच्छा। गुर्दों का प्रॉब्लम सही हो जाता है। वहाँ से स्टोन, किडनी इन्फेक्शन या गुर्दों का छोटा शिक हो जाना, ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। लोगों को डायलिसिस करना का अमल जो है वो ये मुसलसल लगाने से और इसका कोर्स जो है जो इस्तेमाल करने से आप डायलिसिस से बच जाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम में भी ये क्रीम बहुत काम करती है। अच्छा, मतलब ये दिल वाली साइड पे आपने ऊपर लगानी है क्रीम? जी हाँ, ओके, ये हम शाहरग पे लगाते ठीक है। हैं और दिल के ऊपर लगाते हैं और उसके जो है उसके वॉल खुलना शुरू हो जाते हैं। ये असल में बड़ी जदीद नैनो टेक्नोलॉजी के तहत तैयार की गई है। ये जैसे ही आप स्किन पे लगाएंगे तो फौरी तौर पर ये अपना काम ब्लड करना में हल हो जाती है और खून के ज़रिए खून में उसकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है। खून के अंदर शामिल जो एसिडिटी है उसे ख़त्म करती है, खून की नरिशमेंट कर देती है और खून जो काला स्याह गाढ़ा हुआ होता है वो सुर्ख होना शुरू हो जाता है। उसमें सेल्स काम करते हैं और ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से आपके अंदर एकदम शफाफियत पैदा होती है। इस स्किन के ये लगाने से ही 1 मिनट के अंदर अंदर इसका रिजल्ट सामने आ जाता है। ठीक है। कराची वाले हमारे साथ कराची से कॉल है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें वरना आपसे बात नहीं हो सकेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शहर बोल रही हूँ कराची से। मुझे जी। वो गोरा होने वाली क्रीम चाहिए। हमारा रंग काफी डार्क है, चेहरे पे निशान भी है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। आप टीवी देखिए, मैं अभी आपको एड्रेस भी बताता रहता हूँ और आपकी आपको आवाज तरीका मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, आप हमारा शो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो में कॉल की। टीवी स्क्रीन पे आप अभी देखें, आपको प्रोफेसर साहब बताते हैं। प्रोफेसर साहब, इन्होंने गोरा रंग करने के लिए क्रीम चाहिए जी इनको? हाँ, जी हाँ। ओके जी, ठीक है। अच्छा, आपको पूरा तरीकेकार बताते हैं कि आपने किस तरह से ऑर्डर जी करना हाँ, जी है। हाँ। वो तो खैर अच्छा, हम बताते भी रहते हैं बार बार। होम डिलीवरी कराची में कैश ऑन डिलीवरी है। जैसे आपके पास राइडर आएगा वो आपसे पेमेंट लेगा और आपको ये प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है। दूसरा तरीकाकार जो है, जो शहर कराची से बाहर हैं उनको कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत नहीं है। अच्छा। वो तरीकाकार यही है कि हम उनको अकाउंट नंबर भेज देते हैं, वो अपने वो फिर अकाउंट में पेमेंट भेजते हैं और उसके साथ ही वो फिर उनको कोरियर के ज़रिए ठीक है। भेज दी जाती प्रोडक्ट। अच्छा, ये एक तो ये कि मैं इन खातून को ये भी कहूँगा कि अगर ग़िज़ा में आपकी कहीं कमी है, जैसे मैंने बताया, उस ग़िज़ाई कमी को भी पूरा करते रहिए। ठीक है जी। फल, दूध, फल और अच्छा। सब्जियां वगैरह का इस्तेमाल करते रहिए। ठीक है, ठीक है। अब मैं जी। आपको रहीम यार खान से कॉल जी हाँ, है, जी, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मोहम्मद इकबाल हमीद बात कर रहा हूँ जी, रहीम यार जी। खान से। जी जी, क्या कहेंगे? ये मेरी बेटी है जी, उसके मेरी बेटी है, उसके मैदे में ना बर्म है बहुत बड़ा, वो ठीक नहीं हो रही। मैदा खराब है? हाँ, मैदे में दर्द रहता है? कोई चीज नहीं खा सकती। हाँ जी, मैदा खराब है। उम्र क्या है बच्ची उसमें की? जख्म है, खा कुछ नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि टांगे, हाँ दूसरी भी सुन ले आप, जरा बेटा दोबारा बताइएगा। बहुत ज्यादा दर्द होता है घुटनों में, और बड़ी बड़ी हो गई है टांगे, बड़ी बड़ी टांगे हो गई हैं। उम्र? मोटी मोटी भारी टांगे हुई है। आप उम्र पूछिए इनसे। हाँ, एज क्या है? एज बताइएगा बच्ची की। आप मेरी आवाज ना सुने टीवी पे, आप बच्ची की एज बताएं। तकरीबन कोई 25 साल। 25 साल? 25 साल। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो में कॉल की, पर मेहरबानी कीजिए कि जब आप कॉल करें तो आप वॉल्यूम बंद करके करें। अगर आपको आपकी अपनी आवाज़ सुननी है तो आप रिपीट में शो देखें, अगर फिर उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सुननी है तो आप यूट्यूब पे जाके मेरा शो जो है वो आप देख सकते हैं और उधर आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। बिल्कुल। अच्छा, ये जो है इन्हें मैं ये कहता हूँ कि बच्ची की तो पिक्चर भेजें, रिपोर्ट भेज दें, ठीक है, तो टेस्ट वगैरह करवाए हैं वो भेज दीजिए। और नाज़रीन ये भी बता देता हूँ, जो मरीज़ रिपोर्ट भेजते हैं वो फौरी तौर पर मुझे फ़ोन करके भी बता दें कि हमने रिपोर्ट भेजी है। अगर उन्होंने टेस्ट नहीं करवाए तो सैकड़ों मरीज जो हैं वो अपनी रिपोर्टें भेज देते हैं, और उसके बाद जो है वो हमें कॉल नहीं करके बताते, जिसकी वजह से फौरी तौर पर मैं उनकी रिपोर्ट्स नहीं देख पाता। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं ये बात इसलिए क्योंकि चंद मिनट है पर मैं उनकी बात आप तक पहुंचा दूं कि अगर उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया और डॉक्टर के पास नहीं गए तो कौन से टेस्ट हैं जो करवाने के बाद रिपोर्ट्स के साथ आपको व्हाट्सएप करें और उसके बाद आपको कॉल करें? पहले तो फ़ोन पर मुझसे मुकम्मल तफसीलात जो है, जो अभी इन्होंने कॉल की है, मैं कुछ सवालात करूँगा, जी जी, उनसे पूछूंगा, खुद सर्च करूँगा कि क्या वजूहात है इनकी, और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है जी, आपके टीवी स्क्रीन पे आप देखेंगे कि प्रोफेसर साहब के नंबर आ रहे हैं, आप कॉल करके डिटेल में बात करें, फिर वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अच्छा, अभी बात हो रही थी हमें ये मैजिक करीम की। ठीक है जी, लास्ट मिनट है, इसमें हम बात मुकम्मल करेंगे अपनी। ये मैजिक करीम और वाइटनिंग करीम, ये जो लोग मंगवाना चाहेंगे जी, वो हमें कॉल करें, अपना एड्रेस बताएं, और कराची में कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं आजकल कराची में हूँ, और कराची में मेरा जो एड्रेस चल रहा है गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल का, उस मतलब में मैं बैठ रहा हूँ। ठीक है। तीसरी बात ये कि यही करीम जो है ये कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत लाजवाब है, और जिन लोगों को स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करती है, सोराइसिस वगैरह, और गैंग्रीन जो पेशेंट्स को हो जाता है शुगर की वजह से, उस गैंग्रीन के ज़ख्मों को भी 100% ठीक करती है। ये अमेजिंग करीम है, इसको अस्करीम मैजिक करीम के नाम से हम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। आखिरी 1 मिनट चल रहा है और मुझे बार बार कहा जा रहा है कि बस आपने आगे अब नहीं जाना, अब आपने यही सिलसिला रोक देना और यही बता देना कि शो का टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा जी, सबसे अच्छी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, सबसे समझने वाली चीज़ कि आपकी डाइट क्या है, आपने खाना क्या है। तो जिस तरह से और कहते हैं ना, अखराजात आप अपने ना बढ़ाएं, मायाना रवि रखें, तो आपने खाने में भी रखनी है। कोशिश करें बहुत ज़्यादा ना खाएं, हर तरह की चीज़ ना खाएं, लिमिटेड हो जाएं, खुराक में भी कम खाएं, अच्छा खाएं, सेहतमंद खाएं, सब्ज़ी दाल की तरफ भी जाएं, फ्रूट्स खाएं, सैलड खाएं, रात की नींद लाजमी है, और एक्टिव रहें, थोड़ी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो आप बेहतरीन रहेंगे। यकीन करें, मुझे बड़ा चस्का आता है, वो होता है ना एक ज़ुबान का कि कोई चिप्स खा लूँ, कुछ ये खा लूँ, कुछ वो खा लूँ, पर फिर दिल एकदम से कहता है कि नहीं यानी ये नहीं खाना, क्योंकि ये खाने से सेहत भी ख़राब होगी और आप खूबसूरत भी नज़र नहीं आओगे। तो बस आप भी अपना यही फॉर्मूला अपना लें अगर, तो आप अच्छे भी रहेंगे, खूबसूरत भी रहेंगे, और साथ साथ आप फिट भी रहेंगे। तो अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगी अगर ज़िंदगी ने वफा की। अल्लाह हाफ़िज़।